नारा है ना, क्या करेगी सारी कॉम बी कॉम लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, पहले वो कुछ बोल रहे होते हैं, बाद में कुछ उनका बयान चेंज हो जाता है। तो अगर हार्ड ड्राइव किसी की अपडेट हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसको कैसे बचाया जाए। 10,900 रुपये का कोर्स हो रहा था, हाउ टू यूज चैट जीपीटी, उसकी बात तो नहीं कर रहा है। नहीं, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। VBA कोड जब पावर पॉइंट में डाला गया चैट जीपीटी से जो जनरेट हुआ था, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रेजेंटेशन बन गई। रैनसमवेयर का मतलब यही कह लें कि तावान, अगवा बराए तावान वाला केस, इसी तरह। यानी कि कंप्यूटर में भी अगवा बराए तावान होता है। हाँ, कंप्यूटर में भी होता है। ऑब्वियसली वो एक मैसेज नोट दे के जाते हैं, भाई इतने घंटे में अगर आप हमें पे करेंगे तो हम आपको डाटा दे देंगे। अच्छा। और उस पर वो डिस्काउंट भी देते हैं भाई साहब। तो अगर डाटा रिकवरी का जब आप प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो आपको यही सामने से जवाब देगा, किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास जाएं। फरहान इकबाल से रब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ओन अब्बास और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बाय OTS। ज़माने तालिब इल्मी में और ख़ुसूसन यूनिवर्सिटी के टाइम पर मैंने कोई 450 से 500 मरासलात यानी लेटर टू द एडिटर लिखे। वो मुख्तलिफ़ अखबारों में शाया भी हुए, छपे भी। बड़े रोज़नामे थे कराची के, पाकिस्तान के, मुख्तलिफ़ मैगज़ीन में वो छपे और उसकी एक सॉफ़्ट कॉपी जो है वो मैंने सेव कर ली। अब मेरी बदकिस्मती कहिए या नाअहली कहिए कि मैंने जहाँ पे वो डेटा सेव किया वो वहाँ से गायब हो गया और इस वजह से मुझे बहुत अच्छी एक जॉब जो मिल जाती वो नहीं मिली। ये डेटा कैसे लीक हुआ, ये डेटा कैसे गायब हुआ, इसी हवाले से बात करेंगे हम अपने गेस्ट से, फरहान इकबाल साहब से। कैसे हैं फरहान? ठीक ठाक। फरहान, ये डेटा कैसे गायब हो जाता है? डाटा के गायब होने की बहुत सारी वजूहत हैं। अब ये तो नौयत पे डिपेंड करता है कि किस नौयत की वजह से जो है वो डाटा आपका जो है वो गायब हुआ है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो कोई और शख्स घुस जाता है, उससे भी डाटा गायब हो जाता है, वहाँ से भी चोरी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस की जो है वो लाइफ होती है, उस लाइफ की कंप्लीट होने की वजह से भी डाटा चला जाता है। जैसे अगर स्टोरेज फुल हो गई, ऑब्वियसली उसमें जगह नहीं थी, आपने फिर भी एक उसके अंदर सेव कर दी, और हुआ ये कि फिर जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ उसने एक कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट की, वो होती है चेक डिस्क की कमांड। जैसे ही वो जनरेट हुई है और ऑटोमेटिकली आपके जितना डाटा था उसको उसने स्कैन करना शुरू किया। सही है। जैसे स्कैन किया उसमें क्या हुआ, उसको लगा कि ये एक्स्ट्रा डाटा है, उसको उसने गायब कर दिया। चाहे वो जितनी भी अहमियत का हामिल हो मेरे लिए, लेकिन वो उसको गायब कर देगा। सही है। अच्छा, आपने कहा डेटा लीक भी होता है। ऑब्वियसली लीक होता है डाटा। सही है। तो क्या फरहान इकबाल लोगों को डेटा चोरी करना सिखाते हैं? मैं तो डेटा महफूज करना सिखाता हूँ, चोरी करना तो नहीं सिखाता। अच्छा, हम सोल ब्रदर्स के ग्रुप पे देखते हैं या दीगर जो सोशल मीडिया खुसूसन फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जब भी डेटा रिकवरी की बात आती है तो मैंने जहाँ तक देखा सोशल मीडिया में गुज़िश्ता 7-8 सालों में, तो एक ही नाम आता है फरहान इकबाल का, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। फरहान इकबाल साहब ने ये तालीम कहाँ से हासिल की, अपनी तालीम के हवाले से बताइए, और फिर जो आपने इसमें स्पेशलाइजेशन किया आपकी डेटा रिकवरी के, ये क्या, इसकी क्या सूरत हाल है, ये इसकी क्या कहानी है, ये बताएं हमें। देखिए, डाटा के लिए मैं पहले तो एक्चुअली किसी और के लिए कभी काम नहीं करता था। हुआ ये कि मैं उस कम्युनिटी में था, सोशल मीडिया पे जो हमारी सोल ब्रदर्स है और भी ग्रुप्स हैं, मैं सब पे था। तो हुआ ये कि एक साहब ने अपना जो है वो मसला बयान किया, तो मैं अपनी जो मेरी वर्किंग थी हमेशा ये था कि मैं जो भी काम करूं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करूं। मैं करता रहता था, डिफरेंट चीज़ें IT की पोस्ट करता था, क्योंकि बेसिकली मैं उस टाइम पे जॉब भी करता था और फ्रीलांस काम भी करता था। खैर, फ्रीलांसिंग में जब आगे बढ़ने लगा तो मैंने जॉब क्विट कर दी अपनी और फ्रीलांसिंग की तरफ ही तवज्जो दी। जब फ्रीलांसिंग को पूरा टाइम दिया तो फ्रीलांस काम के अंदर ये डाटा रिकवरी भी आ गया। हुआ ये कि वो उन साहब की पोस्ट पे मुझे किसी ने अटैक कर दिया, वहाँ से फिर कहानी शुरू हुई और वो साहब जो है वो उन्होंने अपना डाटा मुझसे रिकवर कराया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिया और पोस्ट कर दिया, और आप मशहूर हो गए। और फिर वहाँ से जो मैं मशहूर हुआ तो फिर। अच्छा, और आपकी जो एजुकेशन है वो किस फील्ड में? एजुकेशन का जो मेरा है वो बेसिकली एकेडमिक एजुकेशन का, ये जो प्रोफेशनल मेरी लाइफ है और जो स्किलफुल लाइफ है, इससे कोई भी ताल्लुक़ ही नहीं है। अच्छा। तो मेरा जो एकेडमिक है वो बेसिकली कॉमर्स है। अच्छा, जिसमें मैं जॉब ही नहीं करता हूँ।
सही। मैं कंप्यूटर लिटरेट हूँ, मतलब कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, लिटरेट तो नहीं कह सकते, कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा आईटी की तरफ है और जो मेरी एकेडमिक है वो कॉमर्स है। तो मैं ख़ुद परेशान हो गया क्योंकि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का गैप है बहुत ज़्यादा। तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसने जाना किधर है, कौन सी वे में जाना है, क्या फील्ड चूज़ करेंगे तो आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, नहीं पता होता। सही तो है। बस यही कुछ मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ। मैंने सोचा कि मैं बीएस कॉमर्स कर लूँगा, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मेरा चल रहा था, तो मैंने बोला चलें वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो किसी बैंक में नौकरी लग जाएगी, ज़्यादा यही होता है ना, यही सोच होती है। ना रहे ना क्या करेगी सारी कॉम बी कॉम तो बीकॉम कर लें या बीएस कॉमर्स कर लें, उसके बाद जाना अपने बैंक में होता है। लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब इत्तेफाक हुआ। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरे पास जिस वक्त जॉब नहीं थी, मैंने बड़ी एक ट्रिकी जो है वो मैं थोड़ा लोगों से जो है वो मुख्तलिफ सोचता हूँ, शायद इसी वजह से मैं डाटा रिकवरी के अंदर इतना फेमस हूँ। और ये स्किल ऐसा है कि मेरे ख्याल से शायद गिने चुने लोग शायद इस पे काम करते ऐसे हैं ही है। और नहीं है इसमें। तो इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है इतना, ना कोई ऐसा कोई एज अ कॉम्पिटिटर है मेरा कि जिससे मैं कहूँ कि नहीं ये मेरा कॉम्पिटिटर है सच। तो मैं मज़े की बात ये बताऊं कि मैंने जब जॉब पे अप्लाई करता था ना, तो मेरा ये था फोकस कि मुझे जॉब मिल जाए किसी तरीके से। तो मैं क्या करता था, मैं कंपनी को सर्च करता था, उसके ओनर का नंबर निकाला गूगल से और डायरेक्ट कॉल कर दी। अच्छा, डायरेक्ट मालिक को कॉल कर दी? डायरेक्ट मालिक क्या बात है भाई, डायरेक्ट सोर्स लगा लिया। एचआर से कोई राब्ता ही नहीं है। एचआर से कोई राब्ता नहीं। अमूमन एचआर की जगह पे मैं ये कहूँगा होता है अक्सर कि एचआर जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा होता है, ऑब्वियसली वो क्राइटेरिया देखता है, चीज़ें देख रहा होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आपको जॉब जो है ना वो अपनी वो लेनी पड़ती है, मतलब छीननी पड़ती है। इतना रश है ना, तो आप कैसे जाएंगे, भीड़ में से कैसे गुजरेंगे? ऑब्वियसली लोगों को धक्के देते हुए निकलना है। एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपने किसी सीईओ को या किसी को कॉल किया। वही बता रहा हूँ कि हुआ ये कि मैंने उसको मतलब जो है उनका नंबर निकाला। मेरी फर्स्ट आईटी की जॉब थी वो, तो मैंने उनको नंबर निकाला, उसके बाद उनको कॉल करी। मैंने कहा सर वो मैंने आपका ऐड देखा था। तो उन्होंने कहा बेटा आपको ईमेल एड्रेस दिया होगा, आप उस पर जो है ना अपना सीवी मेल कर दें। मैंने कहा सर रिस्पांस तो आता ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, फिर ऐसे क्या मेल करूँ? उन्होंने कहा एक ईमेल एड्रेस लिखो। मैंने ईमेल एड्रेस लिखा, उसके बाद मैंने उनको सीवी सेंड कर दिया। 2 दिन हो गए कोई रिप्लाई नहीं आया, 2 दिन हो गए कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कॉल करी दोबारा, कहने लगे बेटा आपको जवाब मिल जाएगा, आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कॉल वो रखी है, उनके एचआर से कॉल आई है, ये सेट के आपका इंटरव्यू आ जाए। बेहतरीन। मैं पहुंच गया, मैं वहाँ पहुंचा हूँ। और मज़े की बात ये, कभी पहले इंटरव्यू में जब आप लेट होने का सोच भी लें तो आप क्या समझते हैं आपको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो गया। ऐसा ही है। मेरे साथ कुछ अजीब इत्तेफाक हुआ, ऐसा ही सीवी नहीं बनी हुई थी, मतलब प्रिंट आउट नहीं हुआ था। मैंने प्रिंट निकलवाया सुबह 9 बजे का टाइम पहुंचने का था और मैंने 9 बजे प्रिंट निकलवाया। क्या बात। और उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा हूँ तकरीबन भी 10 बजे। सही। 1 घंटा लेट हो गया। मैंने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करी, उन्होंने कहा आ जाएं। अच्छा, इसकी यही वजह थी आपने कहा कि सीईओ से तो ताल्लुकात बन गए हैं तो आराम से जाता हूं? नहीं ये वजह नहीं थी। अच्छा। ये सोचा भी नहीं था। लेकिन अमूमन 90% 99% तो ये था कि नहीं मिलेगी अब, क्योंकि फरहान भाई आप लेट हो गए। सही। अब जिन्होंने आना होगा वो आ गए होंगे, मैं तो रह गया। हुआ ये कि मैं पहुंचा वहाँ पे, तो उन्होंने सीईओ के कमरे में भेज दिया। वहाँ उन्होंने थोड़ी इन्फॉर्मेशंस ली, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब सेकंड इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे एक डेट दे दी। मैं लिफ्ट से नीचे उतरा, जैसे ही नीचे उतरता हूँ मुझे बाद दोबारा कॉल आती है, कहते हैं ऊपर आ जाए, सेकंड इंटरव्यू हो रहा है। क्या बात है। वो अल्लाह ने बनानी थी ना, चीज़ें करनी थी, तो वो अल्लाह ने मेरी जॉब रखी थी, वहाँ से मिलना था मुझे रिस्क। तो वो आपकी आईटी की फील्ड की पहली जॉब थी? आईटी की पहली फील्ड। सही है। सही। मैं बस वहाँ पहुँचा हूँ, वो लॉजिस्टिक्स कंपनी थी बेसिकली। तो है। मैं वहाँ पे जैसे ही ऊपर पहुँचा तो सेकंड इंटरव्यू मेरा हो गया, उसके बाद मेरी वहाँ जॉब हो गई माशाल्लाह। तो ये एक बड़ा एक कह लें कि स्ट्रेंज मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जॉब पे अप्लाई करने का। सही। उसके बाद फिर मैंने वहाँ जॉब की वहीं पर ही रहते हुए ही मैंने जो है वो फ्रीलांस को सीखा, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट किया। सही है। तो उसके बाद जाके फिर हमने आगे सीखते गए। उसके बाद तकरीबन 5 साल मैंने वहाँ जॉब की। उसके बाद 4-5 साल जॉब करने के बाद वहाँ से मैंने क्विट कर दिया। ठीक है। देन मैं फिर वो फ्रीलांस काम की तरफ आ गया।
सही। तो फिर डाटा रिकवरी और ये सब चीज़ें आईटी की करना स्टार्ट करी। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि आईटी की फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, दीगर तमाम चीज़ों पे लोग कर रहे हैं। डेटा रिकवरी बेसिकली है क्या? एक आम देखने वाले के लिए, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको बताएं डेटा रिकवरी क्या है, इस पे काम करने वाले क्यों लोग कम हैं, इतने लोग क्यों नहीं हैं इस पे, इस हवाले से बताएं। ये एक तरीके का ये कह लें कि जो है वो इस तरह का स्किल है कि वो हर किसी को जो है वो समझ भी नहीं आ पाता। ठीक है। क्योंकि डाटा के अंदर आप थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे अगर, खुदा ना खास्ता, तो आपकी पूरी ड्राइव भी क्रैश कर सकती है। आपका सारा डाटा, ऐसा ना हो कि जो डाटा हमें चाहिए वो तो मिले ही ना, और जो है वो भी चला जाए, ज़ाया हो जाए। ठीक तो है। ऐसा काम ना हो, तो इसलिए लोग डरते हैं इसके अंदर काम करते हुए। सही। तो जिनको नॉलेज होगी ऑब्वियसली वही उसी के ऊपर काम करेंगे। और डाटा रिकवरी का मकसद यही होता है कि जो आपकी ड्राइव के अंदर जो डाटा होता है वो कैशे के अंदर पड़ा हुआ होता है एक जगह पे, ठीक है। वहाँ से वो उठा के उसको ला के देता है सॉफ्टवेयर। डाटा रिकवरी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं और प्रोफेशनल टूल्स भी होते हैं उसके। तो अब डाटा रिकवरी के अंदर भी जो है वो आपकी ये कह लें टाइप्स हैं। अच्छा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो होता है नॉर्मल डाटा रिकवरी, जो आप और मैं, मतलब कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र कर सकता है। इंटरनेट से सॉफ्टवेयर उठाया और बस रिकवरी चला दी, खुदा ना खासा फॉर्मेट हो गया डाटा, वो डाटा मिल जाता है। अब एक होता है कि जिसके अंदर आपका फिज़िकल डैमेज है डाटा का। ठीक है। जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव है वो गिर गई, ख़राब हो गई, या कोई और टेक्निकल इशू हो गया, पावर का इशू हो गया। बहुत सारे रिकवरी के अंदर डिज़ास्टर्स होते हैं। सही है। तो वो डिज़ास्टर्स जो है वो जिनकी वजह से आपका डाटा लॉस हो जाता है, उनमें फिर अलग अलग टाइप्स के टूल्स यूज़ होते हैं। अच्छा। वो पेड टूल्स होते हैं। सही, वो आपको ख़रीदना पड़ता है। ऑब्वियसली ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक लेकिन है। हमारी जो पब्लिक है उनकी नॉलेज में यही होता है कि वो इंटरनेट से सॉफ्टवेयर उठाएं और वहाँ से कर दें, हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनली ख़रीदनी पड़ती हैं। ठीक है। इसमें फ़िज़िकल टूल्स आपको अलग से ख़रीदने पड़ते हैं, जिसके अंदर जो सर्जरी का प्रोसेस होता है वो होता है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यानी पूरा एक ऑपरेशन होता है, एक जी पूरा एक डॉक्टर की तरह ही ऑपरेशन होता है। आपको ग्लव्स वेयर करने, आपके माउथ के पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए। अच्छा, इतनी एहतियात है। सेंसिटिव होता है वो। सही सही। तो आपने इसका, जैसे आपने बताया कि आपकी जो बेसिक फील्ड जो आपकी पढ़ाई थी वो तो कॉमर्स की थी, फिर आपने मुख्तलिफ कोई कोर्सेज़ किए होंगे, तो इसका कोई स्पेसिफिक कोर्स आपने किया या इसकी तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने डाटा रिकवरी से रिलेटेड सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। अच्छा। कोई कोर्स नहीं है इसका। सही। ठीक है, तो आप मतलब जैसे करते गए, गाते गाते इंसान गवैया बन जाता है, ये उसी की मिसाल है कि काम करते 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 एक अरसा हो गया मुझे। मैंने कहा मैं पब्लिक के लिए नहीं करता था काम, अपने लिए करता था। ठीक है। वो जो मैंने अपने 10 साल पीछे लगाए ना, ये मेरी एफर्ट है। सही है। तो इसकी कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी, जाहिर सी बात है कुछ ख़ास टेक्निक्स होती हैं जो हर चीज़ नहीं बताई जाती, लेकिन इसकी ऐसी क्या ख़ास टेक्निक हैं जो आपको औरों से मुनफरिद कर देती हैं? फ़रहान इकबाल जो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहे होते हैं कि भाई डेटा रिकवरी करनी है तो फ़रहान इकबाल से रब्ता करें, ऐसी वो क्या टेक्निक हैं जो आपके पास हैं? क्योंकि और भी इदारे होंगे और भी कंपनीज़ होंगी जो करती होंगी। ऑब्वियसली हैं। इसमें मेरे पास जो है वो प्रोफेशनल, मैंने बताया ना, टूल्स हैं, वो पेड हैं। तो ऑब्वियसली वो आपने खरीदे हैं। सही है। तो वो उसी के थ्रू ही रिकवरी होती है। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स आपकी अपनी भी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टूल से, अब टूल तो आपने ले लिया, चलाना भी तो आना चाहिए। फिर दूसरी एक चीज़ ये भी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ चिप है, फ़लाँ चिप के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या फ़लाँ आईसी है उसके अंदर प्रॉब्लम है। अब हार्ड ड्राइव के अंदर एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आपके जो यूज़र्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको एक और नॉलेज दे दूँ। हार्ड ड्राइव के अंदर रैम भी होती है, हार्ड ड्राइव के अंदर रोम भी होती है। बिल्कुल। रैम क्या है? रैम है जो हमारी रैम्स होती हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के अंदर काम करते हैं हम बेसिकली। अमूमन क्या करते हैं, जो मार्केट वाले होते हैं या इस तरह के जो मतलब जो इन लर्निंग प्रोसेस होते हैं या जो अपने तजर्बों से सीखते हैं, वो रोम में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम काम करते हैं रैम के ऊपर। सही। तो ये एक टेक्निकल टर्म है जिसके अंदर जो है वो काम करने से डाटा आ जाता है। उसमें हार्ड ड्राइव को नुकसान नहीं होता, उसके सॉफ्टवेयर्स पे खेल रहे होते हैं हम। मैं अपना अगला सवाल ही मेरा यही था कि आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और मीडिया पे देखते हैं कि लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, पहले वो कुछ बोल रहे होते हैं, बाद में कुछ उनका बयान चेंज हो जाता है। तो अगर हार्ड ड्राइव किसी की अपडेट हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसको कैसे बचाया जाए कि
उसका जो हार्ड ड्राइव है उसकी देखिए, सेफ्टी कैसे मैं बता पॉसिबल रहा हूँ, बनाई उसकी जाए? पॉसिबिलिटी ये होती है एक्चुअली। सबसे पहला मसला तो ये है, मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, हमारे पास जितनी भी हार्ड ड्राइव्स आती हैं उनकी कोई डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नोट ही नहीं करते। सही है। जब आप हार्ड ड्राइव मार्केट में लेने जाएंगे तो आप ये बोलेंगे मुझे हार्ड ड्राइव दे दो, आप सीधा हार्ड ड्राइव लेंगे शॉपकीपर से और आके अपने कंप्यूटर में लगा देंगे। सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर एक डेट लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग की। बिल्कुल। हार्ड ड्राइव की लाइफ सिर्फ 5 ईयर्स होती है, अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है हार्ड डिस्क सेंट्रल के नाम से, वो आप इंस्टॉल करें, उसके बाद वो आपको पूरी हेल्थ बता देगा, कितने डेज़ रहते हैं, कितने दिन चल गई है, कितने टाइम पावर ऑन हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लग जाती है। तो ये ठीक आपके है। कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। ठीक इसी है। के थ्रू आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की। तो हमारे पास जितनी भी ड्राइव्स आती हैं यूज्ड में बाहर से, जो इम्पोर्ट होके आती हैं, वो बेसिकली 2-3 साल चली हुई होती हैं। सही है। अब जब आपके पास आती है तो वो कितने ईयर्स रह गए? 2 से 3 साल। सही बात है, उसकी उम्र ही 5 उम्र साल है। 5 तो फिर साल है, तो ठीक वो है। अमूमन फिर भी वो खिंच जाती है, तकरीबन 7-8 साल 10 साल गुजार देती है वो। सही उसके है। बाद जब वो यूज़र बोलता है यार अभी तो ली थी 5 साल हुए हैं बस, सही मैं है। कहता हूँ यार पीछे चली हुई आई है, ये भी तो देखें आप। या तो आप नया ईयर की ले लें, न्यू ईयर की ले लें, तो आपको वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन सही। न्यू ईयर में चांसेस ज़्यादा होते हैं ख़राब होने के, फिर प्लस हमारे पास डाटा रिकवरी की सपोर्ट भी नहीं हो पाती बाज़ दफ़ा, ठीक क्योंकि है। जितनी नई हार्ड डिस्क होगी ऑब्वियसली उसका सॉफ्टवेयर नया होगा। तो सही वो है, कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। सही है। तो ये अच्छा फरहान, आप इस हवाले से अकेले काम कर रहे हैं या आपने कोई टीम बनाई है? मैं अभी तो स्टैंड अलोन काम कर रहा हूँ, सही टीम है। तो फ़िलहाल कोई नहीं है। इन फ्यूचर आपने सोचा इस हवाले इन से? फ्यूचर बिल्कुल सोचा है कि डायग्नोसिस के लिए सिर्फ मैं रखूँगा। अच्छा, कि जो मर्ज़ की तशख़ीस करेंगे, ऑपरेशन आप खुद करेंगे? ऑपरेशन ऑब्वियसली मैंने ही खुद करना है। ठीक है। अच्छा, हम सुनते हैं कि डिज़ास्टर आते हैं, कि कोई सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, डेटा लॉस कितना बड़ा डिज़ास्टर है, इस हवाले से आप बताएं। देखें, लोगों के पास अभी रिसेंटली बारिश हुई हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली होता ही है कि आपके कंप्यूटर में नमी आ जाती है। सही है। तो जो एक मॉइस्चर जो होता है वो उसकी वजह से आपकी हार्ड ड्राइव्स के अंदर जो पीसीबी सर्किट होता है वो आपका जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, और यानी ये तमाम तर चीज़ें मायने रखती हैं? ये मायने रखती हैं ऑब्वियसली। इन्वामेंटल जो नेचर है उसकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप डस्टी वेदर के अंदर, मतलब डस्ट है अगर आपके यहाँ ज़्यादा, तो आपका सिस्टम डस्ट की तरफ ज़्यादा होता है, तो वो डस्ट की वजह से आपका पीसीबी सर्किट ख़राब हो सकता है हार्ड ड्राइव का, जिसकी वजह से डाटा लॉस हो जाएगा। सही है। लोग केयर नहीं करते ना, लोग केयर नहीं करते। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो डस्ट आपकी जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद है, और हुआ ये कि भाई मौसम तब्दील हुआ, बारिश हो गई, सही है। तो वो नमी भी आ गई माशाल्लाह से। फिर हम जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो यार अभी तो सही चल रहा था, अभी कैसे बंद हो गया, तो ये वो वाली बात आ जाती है। अच्छा, बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो उनके पीसी होते हैं, सीपीयू रखे हुए हैं, 6 महीने 7 महीने बाद उस पर खाली कपड़ा मारा स्टार्ट किया, नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल इसी वजह से, रीज़न ही यही होता है। और अगर आपका रेजिडेंट एरिया है या आपका जो ऑफिस एरिया है वो अगर नियर बाय सी है तो और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा वो आपको। सही। अच्छा, दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है और वी आर लिविंग द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और आपकी जो फील्ड है, इसमें क्या कोई रिसेम्बलेंस है कुछ? देखें, डाटा उसमें भी ऑब्वियसली डाटा ही जनरेट होता है ऐसे ही एआई के अंदर भी, और इसमें भी डाटा आपको मतलब डाटा ही होता है आपके पास ना। तो एआई का ये है कि एआई में आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लोगों को पता ही नहीं है कि एआई को यूज़ कैसे करना है। अभी चैट जीपीटी आ तो गया है, लोग उसके जो है वो मतलब ये कह लें शशके तो ले रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली ये नहीं पता कि उसको यूजेज कैसे करना है। तो उसके लिए एक कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा जी, वो सही। आपको करना होता है। जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे ऑब्वियसली आपको मिड जर्नी या चैट जीपीटी आपको चलाना आ जाएगा। नहीं तो जो लोग अभी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं उससे अपनी, वो तो नॉर्मली चीज़ें पूछ रहे हैं ना हमें, वो उसका जवाब मिल रहा है। वो तो जवाब मिल रहा है। हाँ। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए है कि आपको इस एआई का यूज़ अपनी जो रोज़ाना की रूटीन या लाइफ है, या फिर ऐसा कह लें कि आपकी जो वर्किंग है उसके अंदर किस तरीके से यूज़ करना है, तो उसका एक प्रॉपर एक कोर्स है। वो मैंने कोर्स देखा था सोशल मीडिया पे, बड़ी तनकीद हुई थी, शायद 10,900 रुपये का एक कोर्स हो रहा था, हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी। उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। सही। इट्स अ स्पेसिफिक टाइटल, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
सही वो है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जब आप कोर्स करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि जो है वो आपने एआई को यूज़ किस तरह करना है और सही है। उससे किस तरीके से मदद लेनी है। लोग अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली अपनी पेज के ऊपर जो है वो एक जो है वो रील शेयर की थी। जी। वो ये थी कि एआई के चैट जीपीटी के थ्रू वीबीए कोड जनरेट किया गया। सही है। ठीक है, वीबीए कोड जनरेट किया गया पावर पॉइंट के लिए। सही है। और वो वीबीए कोड जब पावर पॉइंट में डाला गया चैट जीपीटी से जो जनरेट हुआ था तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रेजेंटेशन बन गई खुद ही। क्या बात है। तो ये आप देखिए ना कि एआई कहाँ जा रहा है। फिर बिल्कुल। अब जो नया वर्जन आया है फोटोशॉप का, अगर आपने देखा हो फोटोशॉप का नया वर्जन आया है, उसके अंदर उन्होंने जनरेटिव एआई का एक ऑप्शन दे दिया है। अच्छा। तो उसमें ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक पिक्चर है, आप नदी किनारे बैठे हुए हैं, तो अब आपने उसका व्यू चेंज करना है या आपने अपने आप ये कह लें कि आपने बैग नहीं पहना हुआ तो आपने वहाँ लिख दिया मुझे बैग पहना दो, तो वो बैग पहना देगा। क्या बात है। तो मतलब हर तरीके से आपके सन ग्लासेस लगा देगा, आपको जैसा आप प्रॉम्प्ट करेंगे वैसा वैसा जनरेट करके देगा। सही है। और वो बिल्कुल रिजेंबल कर रही होगी, मैच कर रही होगी उस पिक्चर से। सही। एआई कहाँ जा रहा है। सही। लेकिन वही है कि हमारे लोगों को मतलब इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि कोर्स कौन सा करना चाहिए। ठीक। तो ज़्यादातर तो ये लोग बताते ही नहीं हैं, कोई भी नहीं बताएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर किसी को जो है वो इस कोर्स की दुकान चमकानी होती है। सही बात है। तो वो क्यों बताएंगे। अच्छा, मैंने कल या परसों को एक नोटिफिकेशन देखा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी, इन्होंने कोई 2 ऐप्स के नाम लिए हुए थे, 2 ऐप्स के नाम लिखे हुए थे कि इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। तो क्या कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं कि जिनको डाउनलोड करने से या उनको अपने मोबाइल में अगर कोई डाउनलोड कर ले तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, क्या ऐसा है। बिल्कुल लीक हो सकता है, ऑब्वियसली लीक हो सकता है। और ये किस हद तक खतरनाक है। FIA और दीगर इदारे हैं वो हमेशा वो कहते रहते हैं कि आपको एप्लीकेशन, आप कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले जो है वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें, उसके अलावा उनके एक्सेस को पढ़ लें। सही। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम प्ले स्टोर पे जाते हैं सीधा वहाँ जगह और उसके बाद इंस्टॉल किया, नेक्स्ट जाने दो, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। लेकिन उसकी जो परमिशंस है उसको देखना चाहिए। सही। उसको ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी वो कौन कौन सी परमिशंस ले रहा है। तो ये जिस तरह की ऐप की आप बात कर रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों का डाटा लीक हुआ है। और उन्होंने स्पेसिफिकली ऐप को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब तक आप अपना डाटा नहीं देंगे आप अपनी आगे नहीं बढ़ेगी, वो आगे नहीं बढ़ा सकते। सही। तो ये एक पूरा ट्रैप है और हमारी जो मतलब ये कह लें नौजवान नस्ल है वो इस ट्रैप में फंस जाती है और उन्हें लगता है कि नहीं हमें तो पैसे मिल रहे हैं या हमें तो जो है वो इस ऐप के थ्रू अर्निंग मिल जाएगी, या ये कह लें आजकल वो ट्रेड का बड़ा चल रहा है, ट्रेडिंग ऐप्स हैं डिफरेंट बना रहे हैं गालिबन, हाँ, इसी हवाले से वो थी। तो वो यही होता है कि वो ऑब्वियसली आप जैसे ही डालते हैं तो वो होता यही है कि वो डाटा को आपके सारा ब्रीच कर लेती है। ठीक है। अच्छा, और हमारे एक एंड्रॉयड, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड के अंदर अब जाके उन्होंने डाटा ब्रीच के हवाले से एक नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक। खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में मौजूद है तो वो आपको नोटिफाई कर देगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो डाटा ले रही है, यानी आपको अलर्ट कर देगा। जी, ये अलर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप फिर भी उसको इग्नोर करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक। तो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले जो है वो पहले आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लें, परमिशंस देख लें, प्ले स्टोर पे मौजूद होती हैं, इंस्टॉल होने से पहले ही मौजूद होती है कि आप वहाँ जाके देख लें ये डाटा क्या क्या ले रहा है और इसका डेवलपर कौन है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ऑफिशियल है तो ही करें वरना मत करें। अमूमन लोग APK इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने अभी माजी में देखा खुद, जैसे आपने FIA की बात की, साइबर क्राइम के लोगों के पूरे बैंक अकाउंट्स खाली हो गए, ऑब्वियसली खाली हो गए, उनका डेटा लीक हो गया था। ऐसे ही होता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक अपना कंप्यूटर के अंदर है, वो ये है कि रैंसमवेयर। जी, मैं इसी आने वाला था, इस हवाले से बताएं। हाँ, रैंसमवेयर जो है वो बड़ा एक कह लें क्रिटिकल मामला है लोगों के डाटा को मतलब ये कह लें हाईजैक करने का। रैंसमवेयर का मतलब यही कह लें कि तवान, अगवा बराए तावान वाला केस, इसी तरह। यानी कि कंप्यूटर में भी अगवा बराए तावान होता है। हाँ, कंप्यूटर में भी होता है। ऑब्वियसली वो एक मैसेज नोट दे के जाते हैं। अच्छा, कि आपको ये डाटा, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत खास एक बात बता रहे हैं कि कंप्यूटर में भी अगवा बराए तावान हो जाता है। बताइए इस वाले से। तो वो एक मैसेज आपको दे के जाते हैं कि भाई इतने घंटे में अगर आप हमें पे करेंगे तो हम आपको डाटा दे देंगे। अच्छा, और उस पर वो डिस्काउंट भी देते हैं भाई साहब। तो क्या इसके मुतासरीन पाकिस्तान में भी हैं? पाकिस्तान में बहुत हैं, लातादाद हैं। मेरे पास डेली की रिपोर्ट्स हैं इस तरह की। और इसमें
कई लोग पे कर पाते हैं, जो पे कर पाते हैं उनको डाटा मिल जाता है। अमूमन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डाटा के लिए आप वो ना पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको खदशा होता है कि आपका डाटा वो नहीं देगा, ऊपर से वो पेमेंट भी ले लेगा और मज़ीद वो तावान की जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, तो ये ऐसा भी होता है। अच्छा, ये आता कैसे है, क्यों आता है, ये भी बात कर लेते हैं। जी बताइए। आता इस तरीके से है कि हम जब कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं कि आजकल लोग, असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डिजिटल लाइसेंसिंग की तरफ नहीं आ पाते। बिल्कुल होता ही है कि हम कोशिश करते हैं इंटरनेट से सॉफ्टवेयर उठाओ फ्री वाले और उसको चला लो और उससे अपना काम चला लो, ऐसे ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट लाइसेंसिंग का प्रॉपर एक चैनल नहीं है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज़ में होता है कि आपके जितना डाटा है, मतलब जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आइदर वो पेड हैं, आपने ख़रीदे हुए हैं या नहीं है, या वो पायरेटेड हैं। तो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाते हैं, क्रैक्स की तरफ जाते हैं कि जिनसे वो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो पैच हो जाए, यानी वो फ्री में यूज़ कर लें, जुगाड़ू काम कर लें। तो वो जब क्रैक चलाते हैं ना, तो वो हैकर ने क्या करा होता है, वहाँ ट्रैप किया हुआ होता है। तो वो क्रैक वाली फाइल के अंदर वो अपना वायरस रखा हुआ होता है उसने। ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से खुद परमिशन देते हैं कि हमारा डाटा ले लो, सही, चोरी कर लो। सही जी। तो वो ऑब्वियसली बाद में जब बंदा बोलता है यार मैंने तो सिर्फ क्रैक चलाया था, ये ऑटोमेटिकली मेरा डाटा ऐसा कैसे हो गया, सही, फाइलों के एक्सटेंशंस कैसे चेंज हो गए, ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो पूरा आपका जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। इसे हम टर्म कहते हैं इनक्रिप्ट। सही। इसके लिए फिर वो देते हैं हमें डिक्रिप्टर, जो कि पेड होता है। सही। $980, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। $980 जी। और विद इन 24 आवर्स इफ़ यू आर पेइंग, सो इट्स $480 समथिंग एल्स। अच्छा, ये जो कर रहे हैं रैनसमवेयर की आपने बताई, तो क्या ये कौन से ममालिक के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ पता चला है अभी तक या नहीं? नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन अलबत्ता ये कि मैं हमेशा ये अवेयरनेस देता हूँ कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये आपके डाटा को लॉस कर सकती हैं। तो अमूमन लोग जो है वो इस तरीके से हमारे यहाँ जुगाड़ करने के चक्कर में जो है वो फंस अपना नुकसान कर लेते हैं, ऑब्वियसली नुकसान कर लेते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बीच में आपकी जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ है, मशहूर कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका भी हाईजैक हो गया था। बिल्कुल। तो वो खबरों में भी आया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये एक सबसे बड़ा मसला है। और हमारे यहाँ बड़े से बड़े आईटी के जितने कह रहे हैं कि प्रोफेशनल है, मैनेजर्स हैं, ये गलती कर बैठते हैं। मैं ये हैरान होता हूँ कि अच्छा, हमारे यहाँ तो इसको फ़ख्र समझा जाता है कि मैंने ख़रीदा नहीं, वहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये कर लिया, बिल्कुल मैंने जुगाड़ कर ली और मैंने तो भाई इसका जो है वो तोड़ निकाल लिया। ऐसे ही वो तोड़ नहीं निकाला, वो आपने अपने लिए नुकसान किया है। सही, तो वो लोग फिर फंस जाते हैं और फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार अब क्या करें। आपने अपने ख़जाने के दरवाजे खुद खोल दिए तो फिर ऑब्वियसली खुद परमिशन दे रहे हैं ना। इसका एक और आपके लिए कह लें प्रोटेक्शन का एक और क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप अपने विंडोज़ के जो फायरवॉल है उसको बंद नहीं करें। अच्छा, उसको ऑन रखें। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये होगा, वो आपको अलर्ट जारी करेगा। जैसे ही आप क्रैक डाउनलोड करेंगे वो उसको बताएगा कि उसमें वायरस है। तो अलर्ट जैसे ही जब वो नोटिफाई करेगा तो आपने वो चीज़ नहीं खोलनी और वो ऑटोमेटिकली उसको उड़ा भी देगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये विंडोज़ का अपना फायरवॉल है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको भी डिसेबल कर देते और ताकि तंग ना करे। हाँ, ऐसा ही सही है। अच्छा, आपके पास पूरे पाकिस्तान से लोग आपको हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कोरियर सर्विस के ज़रिए आपको भेज रहे होते हैं अपने हार्ड ड्राइव। पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी लोग आपसे रब्ता करते हैं। किन किन ममालिक के लोग जो हैं वो फ़रहान साहब से रब्ता करते हैं और पाकिस्तान के किन किन शहरों से लोग आपसे रब्ता करते हैं? भाई मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रीज़ से मतलब जो है लोगों ने रब्ता किया, और रब्ते का ज़रिया जो है वो हमारी फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अलावा जो सोशल मीडिया है वो है। तो ये मीडियम है जिनके थ्रू वो जो है वो मुझसे हेल्प लेते हैं। लेकिन इसमें जो है ना इंटरनेशनली तो फ़िज़िकली मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिमोटली कर सकते हैं, हम तो खुद जाके तो नहीं कर सकते। जब जाएंगे तब जाएंगे तो फिर करेंगे। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे जो भी लोकल क्यूरीज़ आती हैं उनको तो मैं रिज़ॉल्व कर देता हूँ। जो इंटरनेशनल क्यूरीज़ होती हैं वो हमारे पास जो है वो फ्रीलांस मीडियम से आती हैं। तो उसमें जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, ज़्यादा कनाडा और ये कंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू जो है वो मतलब मेरे पास जो है वो डाटा के लिए और उसके अलावा आईटी की सर्विसेज के लिए भी आते हैं क्यूरीज़। ये कितने डॉलर कमा लेते हैं आप? मैं कितने डॉलर कमा लेता हूँ, अच्छा सवाल है।
सवाल खैर मैं इसका ये जवाब कहूँगा कि देखें डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि उसकी नौयत क्या है, उसी नौयत क्योंकि उसमें आप पेड वर्जन भी खरीद रहे हैं। पेड वर्जन भी खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई ये आपने ख़रीदना है, या तो आप ख़रीदें या मैं ख़रीदूँ, इतनी कॉस्ट आएगी। मेरी सर्विसेज के चार्जेस जो है वो $100 हैं, $50 हैं या XYZ। लेकिन आप पहले उनको बता देते हैं, पहले बता देते हैं, ठीक है, ये तो ज़रूरी है ना, उसके बगैर तो बिना बताए तो हो ही नहीं सकता। इस तरह हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, तो वहाँ पे गिग्स बनते हैं, तो वहाँ पे पहले से आपने बताना होता है कि आप कितने में सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, मैंने तो अपना मैक्सिमम रखा हुआ है जितना रख सकता हूँ, लेकिन कि अब हर क्लाइंट तो उतना पे नहीं करता, तो अब उसके स्पेसिफिकली मैं बजट पूछ लेता हूँ। ठीक है, कि भाई इधर आपका बजट क्या है, अगर वो उस बजट के अंदर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर खुदा हाफिज़। ऐसा कभी हुआ कि आपका कोई ऐसा क्लाइंट हो कि फरहान साहब आपने डेटा रिकवर करना है, चाहे इसकी जितनी कीमत हो हम आपको देंगे? बहुत ऐसे केसेस आए हैं, बहुत लोग कहते हैं, बट मेरा हमेशा यही होता है कि मुझे जितना जायज़ लेना चाहिए उतना ही लेते हैं, नाजायज़ ना हो। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, चैट GPT की बात की, तो इसमें ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो डेटा रिकवरी के हवाले से ही बताते होंगे, तो क्या इससे आपकी जो फील्ड है या जिस तरह आप काम करते हैं वो मुतासिर हो रहा है, या आपने भी उससे सीखा मज़ीद? देखें, हमारे जो AI के अंदर जो चैट GPT कह लें या प्रॉम्प्ट के हवाले से बात कर लें इसकी, तो अगर डेटा रिकवरी का जब आप प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो आपको यही सामने से जवाब देगा, किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास जाएं, फरहान इकबाल से रब्ता करें। ऐसे ही समझ लें। सही है। हमारे देखने वाले जो ख़ुद आपकी अपनी एक मिसाल है कि आप कॉमर्स के थे और उसके बाद आपने फील्ड चेंज की, बहुत सारे लोग होते हैं, इस पे हमने और भी पॉडकास्ट किए हैं कि जिनकी करियर गाइडेंस नहीं होती, उनकी काउंसलिंग नहीं होती। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि एक तालिब इल्म जो किसी भी फील्ड का है, मेडिकल का है, कॉमर्स का है या इंजीनियरिंग का है, और वो IT की तरफ आना चाहता है, क्या करे, उसके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि IT में आने के लिए आपको जो है ना इस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए कि आपका जो है वो एकेडमिक जो है वो डिफरेंट है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस ये हुआ था, मेरा एक क्लाइंट था, वो था डेंटिस्ट डॉक्टर। अच्छा। उन्होंने डेंटल की जो है वो ये कह लें डिग्री ली, उसके बाद 4 साल डिग्री लेने के बाद वो मेरे पास आके कहते हैं, सर मैंने जो है ना वो अपना लैपटॉप रिपेयर कराना है। मैंने कहा हो जाएगा। जब मैंने रिपेयर करा के दिया, मैंने बोला आप क्या करेंगे? कहते हैं मैं इस पे जो है ना वो वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज सीखूंगा। मैंने कहा आप तो डेंटिस्ट हैं, तो आप ये सीख रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, मुझे ये शौक़ है और मैं अब से फ्रीलांस करूँगा। तो मैंने कहा डेंटिस्ट की डिग्री फिर? कहते हैं वो तो है ही है साइड में, लेकिन ये स्किल्स ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि स्किल्स जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो वो करें, ना कि किसी के कहने पे करें। मैं तो कह दूँगा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जिसमें अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका चार्म हो, इंटरेस्ट हो, वो करें, ताकि उसमें आपको ग्रो करने में आसानी होगी। आपका पैशन ही नहीं है अगर उसके अंदर, तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा उसके अंदर। मैं रातों को बैठ के डाटा रिकवरी करता था, क्यों करता था? क्योंकि आपका शौक था, मेरा पैशन था, शौक था ना, तो इसी वजह से जो है वो मैं आगे आज इस मकाम पे हूँ। बिल्कुल। अच्छा, पॉडकास्ट के आखिर में आप जो स्टूडेंट्स या कोई ऐसे लर्नर जो सीखना चाहते हैं डेटा रिकवरी के हवाले से, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या करें वो? सीखने के लिए बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं सिखाता नहीं हूँ। तो उसकी वजह ये कि असल में जो टूल्स और जो कॉस्टिंग है वो बहुत हाईली पेड है, तो वो बेयर नहीं कर पाता हर कोई। तो वो ये मैं कहूँगा कि हाँ, बेसिक डाटा रिकवरी अगर किसी को सीखना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये होता है, मैं जिस तरह मैंने बताया कि वो हार्ड डिस्क सेंट्रल का सॉफ्टवेयर है, उससे जो है वो आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। या इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपके पास फॉर्मेट हो गया डाटा, तो मैं चंद सॉफ्टवेयर की बात करूँगा सिर्फ। जी बता दें। तो उसके अंदर जैसे ये मिनी टूल हो गया, मिनी टूल के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। इसके अलावा ईजस के नाम से आता है, ईजस वो हो गया। उसके अलावा जो है वो आपके पावर डाटा रिकवरी है। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आपका डाटा जो फॉर्मेट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो आपका जो ये कह लें फिज़िकल डैमेज है या आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर कोई सर्किट का प्रॉब्लम है या XYZ, उसके लिए तो फिर आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चीज़। ठीक है। इनिशियली इन पे काम स्टार्ट करें तो बंदा सीखता रहेगा, ऑब्वियसली सीख जाएगा। देखें वक्त लगता है चीज़ों के अंदर। आपने भी 10 साल लगाए, ऑब्वियसली 10-12 साल लगाए मैंने अपनी ज़िंदगी के, तो ऐसे तो नहीं लगाए ना।
तो वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है इंसान। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहान इकबाल, आपने अपनी मसरूफ़ियत में शुक्रिया से सर। वक्त निकाला और आप हमारे पास आए। हमें अंदाज़ा है, हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे आपकी मसरूफियात किस कदर आप मसरूफ़ हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे आज के मेहमान और आपने सीखा कि रैनसमवेयर और दीगर जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम कहते हैं कि हमने जुगाड़ लगा ली और ये है बग़ैर पैसों के सॉफ्टवेयर को ख़रीद लिया या डाउनलोड कर लिया, वो कितने ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद ओन अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।